ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोग लीनियर इनइक्वालिटी रैखिक असमता को हल कर रहे हैं। और रैखिक असमता के लिए सबसे पहले रैखिक समीकरण क्या होता है और दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण क्या होते हैं, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। और दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण को हम लोग कितनी विधियों से हल कर सकते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो जैसे हमने कहा कि दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण जो होते हैं वो कम से कम 4 तरीके से हल कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों के सामने ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है। और उनके जो तरीके हैं, जैसे पहला तरीका हम लोगों ने पहला तरीका नोट किया कि प्रतिस्थापन विधि, या सबसे पहला जो तरीका है हम लोगों के पास बीजगुणनखंड विधि, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर है विलोपन विधि, तीसरे नंबर पर है प्रतिस्थापन विधि, और चौथे नंबर पर है कि अगर ग्राफ के द्वारा हम लोग चाहें तो ग्राफिकली मेथड से भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। तो हमारे सामने पहले से ही दिया गया है कि जो रैखिक समीकरण होता है वो ax + b = 0 के रूप में होता है। इससे हमेशा एक मान प्राप्त होता है, इस मान को हम लोग एक मूल भी कहते हैं, ठीक। तो एक ही वैल्यू देने वाला जो समीकरण होता है उसी को हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे x = -b/a। इसी टाइप से बहुत सारे समीकरण ऐसे हो सकते हैं रैखिक समीकरण, जिससे सदैव x का एक मान हम लोग प्राप्त करते हैं। इसी टाइप से दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या है, ax + by + c = 0, जिससे हम लोग x और y के मान प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, आलेखी विधि द्वारा, ग्राफ द्वारा, इस टाइप से। इसी टाइप से हमारा दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण हैं। दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, जैसे a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0। इससे भी सदैव x और y के मान प्राप्त करते हैं। इन x और y के मान प्राप्त करने के जो मेथड्स हैं हम लोगों के सामने, जैसे एक मेथड है बीजगुणनखंड विधि। तो इसमें क्या है, बीजगुणनखंड विधि में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके बाद दूसरा है विलोपन विधि बाय एलिमिनेशन मेथड। तीसरा है हम लोगों के सामने प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चौथा है हम लोगों के सामने आलेखन विधि बाय ग्राफिकली मेथड। अब यहाँ पर क्या है कि हमने आपको सबसे पहले समझाया कि बीजगुणनखंड विधि क्या होती है और हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। बीजगुणनखंड विधि कोएफिशिएंट पर डिपेंड करती है, गुणांकों पर निर्भर करती है। हम सभी लोग जानते हैं कि जो a1x b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो होता क्या है कि इनके कोएफिशिएंट कैसे लिए जाते हैं, इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका है। जैसे हम लोगों को x की वैल्यू लेनी है, तो x की वैल्यू के केस में क्या है, हम x वाले कोएफिशिएंट को पूरी तरह साइलेंट रखेंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो हम किन कोएफिशिएंट को लेंगे, y के, b1 b2 c1 c2 यहाँ पर आ जाते हैं। इसी तरह हम y को निगेटिव लेते हैं, तो -y के एलिमेंट ब्लॉक हो जाएंगे, तो हमको x के एलिमेंट मिलेंगे a1 a2 c1 c2। अगर आप माइनस को रिमूव करना चाहते हो तो c1 c2 को पहले और a1 a2 को बाद में लिख दीजिए, वो माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। इसी टाइप से सबसे लास्ट के लिए जब इस पर आते हैं तो यहाँ 1 लेते हैं, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं होता है, इसलिए इसे 1 करते हैं। और इसमें क्या है, a1 a2 और b1 b2 लेते हैं। इसके बाद हम इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से x की तरह करते हैं, ठीक। इस टाइप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पड़ा, जिसे हम लोग बीजगुणनखंड विधि कहते हैं। इस मेथड से हमारे मोस्टली क्वेश्चन से x और y की वैल्यू मिल जाती है और हमारे प्रश्न हल हो जाते हैं। बाकी जो हमारे सामने मेथड्स हैं वो मेथड भी कैलकुलेटिव मेथड है। हमारा आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी, रैखिक असमीका। यहाँ पर अभी तक हमने जो बात की ये रैखिक समीका की बात थी, रैखिक समीकरण की बात थी, जो हम लोगों को पहले से पढ़ाया जा चुका है।
आज हम इसके आगे जब बात करेंगे तो इसमें हम लोग रैखिक असमीका की बात करते हैं। अब मैं आपको बता दूं असमीका इनइक्वलिटी कैसे हो जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं ये इक्वल है, लेकिन जब हम इस तरह से देखते हैं तो इसे कहते हैं इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी ध्यान से देखिए, ये क्या सिंबल है, सब लोग इसको जानते हैं, इन सभी सिंबल्स के नाम सबको पता है। तो जैसे हमने देखा जो पहला सिंबल है, अगर इस साइड से देखते हैं तो इसे ग्रेटर देन कहते हैं, इस साइड से देखते हैं इसे लेस देन कहते हैं, इसको देखते हैं इसे ग्रेटर देन इक्वल टू कहते हैं, देन इक्वल टू, इसके बाद इसे क्या कहते हैं, लेस देन इक्वल टू, इस टाइप से ये इनके नाम है। हिंदी में कहते हैं अधिकतम, अधिकतम, न्यूनतम, अधिकतम और बराबर, और बराबर, न्यूनतम और बराबर, और बराबर। यहाँ पर इनइक्वलिटी के अंतर्गत जब हम किसी क्वेश्चन को हल करते हैं तो हम लोगों के सामने एक नंबर सिस्टम का प्रोसेस आता है आंसर देने के लिए, और साथ ही साथ इनके जो उत्तर देते हैं उन उत्तर में इनइक्वलिटी के अनुसार कुछ ब्रैकेट का भी यूज करते हैं। जैसे हमारे सामने दो प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, अब इनको हम लोग ब्रैकेट नहीं कहेंगे बल्कि इनके खुद के नाम होंगे, ठीक है। तो मैंने इनको बताया कि इनको हम लोग हिंदी में अंतराल कहते हैं, अंतराल, और इंग्लिश में इंटरवल कहते हैं, ठीक है। अब इनका प्रयोग कहाँ पर है और बेसिकली इनका क्या नाम होता है, इनको हम लोग इस वाले ब्रैकेट को ओपन इंटरवल कहते हैं, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल, इसे हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं, इंटरवल, इसे बंद अंतराल कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि जैसे हमारे किसी क्वेश्चन में इस टाइप के सिंबल्स आ जाते हैं, तो इस टाइप के सिंबल्स के केस में हम इनका प्रयोग करते हैं। आंसर देने की विधि क्या है, आंसर हम लोग हमेशा इसको नंबर लाइन पर देते हैं, संख्या रेखा पर देते हैं। संख्या रेखा पर क्या है, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर क्या है कि लाइन होती है हम लोगों के सामने हमेशा, जो 0 से 2 साइडर होती है। एक साइड इसकी RHS कहलाती है, दूसरी साइड इसकी LHS कहलाती है, और पहली साइड में हम इसमें 1 2 3 4 5 से लेकर अप टू प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी साइड में -1 -2 -3 -4 से लेकर अप टू माइनस इनफाइनाइट तक की संख्याएं रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि इनके बीच में भी 5 खाने होते हैं, जिनके जो रेशियोज में वैल्यू होती हैं उन वैल्यूज को ये रिप्रेजेंट किया करते हैं। जैसे हम सब लोगों को पता है कि जब हम 0 से 1 के बीच की बात करते हैं, तो इसके अगर पहले खाने की बात करें तो जैसे इसमें 5 खाने हैं तो पहला 1/5 हो जाएगा, फिर दूसरा खाना 2/5 हो जाएगा, तीसरा खाना 3/5 हो जाएगा। इस टाइप से कैलकुलेशन आती है। ऐसे ही फिर इसमें भी डिवीजन वाले खाने होते हैं। यही सेम वर्क इनके अंदर भी कई पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू आती है जो दशमलव में होती है या रेशनल होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 1 2 3 4 5 लिख दिया है तो अब कोई वैल्यू नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है।
इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू आएंगी, अनुपात की वैल्यू आएंगी, सही बटे की वैल्यू आएंगी, वो सब इसके अंदर स्थापित होंगी। ठीक है। दूसरी बात हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है वो इनके आंसरों को कैसे कन्वर्ट करता है। तो लेस देन ग्रेटर देन का जो सिंबल है जैसे ऐसे कर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइप से हो गया है कि कोई वैल्यू है 4 जो x से अधिक है और x उससे कम है। इसका मतलब कि इसका जो सिंबलाइजेशन है कि जो 4 है, आपको 4 के आगे तक के सारे उत्तर मिलते जाएंगे, तो इसको 4 to infinite भी कह सकते हैं। अगर यही इस तरह हो जाए x is greater than 4, तो इसका मतलब क्या है, x का 4 से अधिकतम मान, तो फाइनली ये वाली बात इसके लिए लागू हो जाएगी। लेकिन लेस देन है तो इसमें क्या होगा कि माइनस इनफाइनाइट से +4 की तरह हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सिंबल है वो माइनस नेगेटिव इनफाइनाइट को सिंबलाइज कर रहा था और ये जो इसका सिरा है वो प्लस इनफाइनाइट की ओर रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर यही लेस देन या ग्रेटर देन के सिंबल हो जाएं तो इन्हीं का ब्रैकेट इस टाइप का भी हो सकता है, ऐसे ब्रैकेट में ये दिखाए जा सकते हैं। तो ये है रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का इनइक्वालिटी का।